नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल और बैटरी की कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, फॉर द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वी रिक्वायर। देखो, जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है इसके लिए सिर्फ डीसी सप्लाई की ही जरूरत होता है या फिर वेरिएबल वोल्टेज की जरूरत होता है या फिर एसी सप्लाई की या फिर एसी डीसी दोनों टाइप ऑफ सप्लाई की जरूरत होता है। तो इसका आंसर होगा जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है इसके लिए सिर्फ डीसी सप्लाई की ही जरूरत होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो, ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है। देखो, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है इसके लिए एक इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके साथ साथ एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम कैथोड कहते हैं और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम एनोड कहते हैं और एक डीसी सप्लाई। या बैटरी भी हो सकता है क्योंकि बैटरी हमें डीसी सप्लाई देता है। तो इसको इसी से हम क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। तो देखो, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है इसमें क्या होता है, जब डीसी सप्लाई मीन्स करंट सप्लाई करते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट को, तब ये क्या होगा ना, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये डिकम्पोज होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो एक इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4। H2SO4 ये हमारा ये जो इलेक्ट्रोलाइट ये मान लो H2SO4 है। ये जब डिकम्पोज होगा, जब इसके थ्रू करंट फ्लो होगा, ये डिकम्पोज होकर क्या होगा, ये जो H2 है ये अलग होगा और SO4 अलग होता है। तो देखो H2 प्लस होता है और SO4 डबल माइनस, ये दोनों में डिकम्पोज होकर ये जो इलेक्ट्रोलाइट था ये डिकम्पोज होकर H2 प्लस में और SO4 डबल माइनस में कन्वर्ट होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। और इसके लिए ये जो बैटरी होता है सिर्फ डीसी सप्लाई की ही जरूरत होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए लीड एसिड सेल इज फुल्ली चार्ज। देखो, जो लीड एसिड सेल होता है ये जब फुल चार्ज होता है तो ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा। एक लीड एसिड सेल जब फुल चार्ज होता है तब उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1.28 होता है, या फिर दोनों पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट दोनों प्लेट हमारे रेड होते हैं, या फिर जो कैथोड होता है नेगेटिव प्लेट जो कैथोड होता है वो कन्वर्ट होकर PbO2 होता है, या फिर एनोड कन्वर्ट होकर Pb होता है। तो इसका आंसर होगा जब एक लीड एसिड सेल फुल चार्ज होता है तो उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 1.28 होता है। तो ऑप्शन नंबर ये जो 2i वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होता है, क्योंकि देखो ये वाला देखो ये होता है हमारा एक लीड एसिड सेल। इसमें देखो ये होता है हमारा ये नेगेटिव जिसको हम कहते हैं कैथोड और ये पॉजिटिव जिसको हम कहते हैं एनोड। ये जब फुल चार्ज होता है तब देखो 100% चार्ज में फुल चार्ज, इस कंडीशन में इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है 1.28। और अगर ये फुल डिस्चार्ज होता है तो ये 1.13 है, ये 1.11 भी कभी कभी आंसर में आता है। तो 1.11 होगा भी तो करेक्ट आंसर होगा, और 1.13 होता है तो ये भी करेक्ट आंसर होता है। तो 1.28 जो होता है ये फुल चार्ज मीन्स 100% चार्ज के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2i होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है किसका है, देखो ये जो लीड एसिड बैटरी है इसमें जो लिक्विड होता है, ये जो लिक्विड होता है H2SO4 जो लिक्विड होता है H2SO4, इसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी हम मेजर करते हैं। अगर ये जो H2SO4 से हमारा इलेक्ट्रोलाइट है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 1.28 होगा तो हम मान लेंगे ये जो बैटरी है ये 100% मीन्स फुल चार्ज हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर 2i होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंट कंडक्शन थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट इज बाय। देखो, हम अभी डिस्कशन कर रहे थे जब डीसी सप्लाई देते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट को, तब इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो करंट फ्लो होता है नेगेटिव को आता है, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। तो ये जो करंट पॉजिटिव प्लेट से इधर ठीक से देखो, जो बैटरी से पॉजिटिव प्लेट को आता है उसके बाद ये जो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट है इसके थ्रू करंट फ्लो होकर नेगेटिव के पास आता है। तो ये जो लिक्विड है इलेक्ट्रोलाइट है इसके थ्रू करंट, ये चार ऑप्शन में से किसके माध्यम से करंट फ्लो होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसीलिए करंट फ्लो होता है इस लिक्विड में, ये जो लिक्विड है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसीलिए करंट फ्लो होता है, या फिर इसमें आयन है इसीलिए करंट फ्लो होता है, या फिर इसमें एटॉम है इसीलिए करंट फ्लो होता है, या फिर इसमें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है इसीलिए करंट फ्लो होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें क्या होता है, आयन होता है। इस आयन के थ्रू क्या होता है, ये जो आयन होता है इस लिक्विड में, जिससे क्या होता है जो करंट हमारा पॉजिटिव को एनोड तक आता है उसके बाद इस आयन के थ्रू नेगेटिव के पास आता है, उसके बाद ये सर्किट में करंट फ्लो होता है। तो ऑप्शन नंबर 2i होगा इसका करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉजिटिवली चार्ज एटम समटाइम्स कॉल्ड। देखो जो पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है उसको हम डोनर एटम कहेंगे, या फिर एक्सेप्टर एटम कहेंगे, या फिर काटायन कहेंगे, या फिर एनायन कहेंगे। तो इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, जो पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है इसको हम क्या कहते हैं, काटायन कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज एटम क्या होता है, हम सभी जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ये सभी हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होता है उसमें नेगेटिव चार्जेस रहता है। मान लो ये हमारा क्या है, ये एक एटम है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसमें इसी एटम में, ये जो एटम है इसमें हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। जो इलेक्ट्रॉन इधर हम एक ऐड करेंगे जिससे क्या होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। देखो ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। हम एक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए ये जो एटम होता है इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो एटम था वो हमारा बन गया नेगेटिवली चार्ज। अगर हम इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, मीन्स नेगेटिव चार्ज निकल रहे हैं, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए जब हम एक इलेक्ट्रॉन में, एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तब यह नेगेटिव चार्ज होता है, और जब इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तब यह पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज एटम होता है इसको हम क्या कहते हैं, काटायन कहते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज एटम होता है उसको हम एनायन कहते हैं। ये आपको याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मास ऑफ एन एलिमेंट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड at n electrode during the electrolysis is dash the quantity of electricity passed through the electrolyte। ये होता है हमारा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का फर्स्ट रूल होता है। तो देखो इस रूल के मुताबिक क्या होता है, मान लो ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है। जब हम मान लो ये हमारा कॉपर का मेटल है और ये किसी नॉन मेटल है, इस नॉन मेटल के ऊपर हम क्या करेंगे, ये जो कॉपर का मेटल है इसका लेयर इधर इसके ऊपर एक ओवरलैप मीन्स एक लेयर बनाएंगे। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे ना, इधर डीसी सप्लाई करेंगे, पॉजिटिव की तरफ करंट फ्लो करेंगे। जब करंट फ्लो करेंगे, ये जो कॉपर मेटल था, ठीक से देखो ये इधर से क्या आ रहा है, देखो इस इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू आ रहा है, इस लिक्विड के थ्रू आ रहा है, इसके ऊपर में एक लेयर बन रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। तो इस इलेक्ट्रोलिसिस, इसको गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहते हैं। और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखो क्वेश्चन में है तो कितना अमाउंट ऑफ, ठीक से देखो कितना अमाउंट ऑफ मेटल इधर से निकल कर इधर आ रहा है, ये किस पर डिपेंड करता है, हाउ मच एलिमेंट डिपोजिटेड और लिबरेटेड, मीन्स यहाँ से कितना लिबरेट हो रहा है और इसके ऊपर कितना डिपोजिट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट के साथ कैसा रिलेशन रहता है। तो इसका आंसर होगा, देखो जो हम जितना इधर से, ये देखो जितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इधर आएगा उतना ही अमाउंट ऑफ इधर से मेटल निकलकर इधर डिपॉजिट होगा। तो डायरेक्टली, इसीलिए इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो क्योंकि इधर से जितना करंट आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स ज़्यादा करंट आएगा तो ज़्यादा मेटल इधर से लिबरेट होगा और इधर डिपॉजिट होगा। अगर कम करंट आएगा इधर से तो इधर से कम अमाउंट ऑफ मास क्या होगा, इधर लिबरेट होगा, और इधर कम अमाउंट ऑफ मास इधर डिपॉजिट होगा। तो इसीलिए जो अमाउंट ऑफ मास इधर लिबरेट हो रहा है या फिर इधर डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के साथ। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ ए निकेल आयरन सेल इज डिटरमाइंड बाय। देखो जो निकेल आयरन सेल होता है, इसमें ये जो निकेल आयरन सेल है ये फुल चार्ज हुआ है या फिर टोटली डिस्चार्ज हो चुका है या फिर हाफ चार्ज हुआ है, ये हमें कैसे मालूम होगा। अगर हम लीड एसिड सेल के बारे में कहेंगे तो उसमें हम स्पेसिफिक, ये जो उसका जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी के मुताबिक अगर 1.28 होगा तो हो रहा था तो वो फुल चार्ज हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होता है, देखो जो हमारा निकेल आयरन सेल होता है इसमें जो हमारा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, निकेल आयरन सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो लिक्विड होता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। जैसे कि लीड एसिड सेल में हमारा H2SO4 था, लेकिन निकेल आयरन सेल में ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड है ये चार्ज डिस्चार्ज या फिर फुल चार्ज के मुताबिक इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जैसे कि H2SO4 में उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो रहा था, 1.11 से लेकर 1.28 तक चेंज हो रहा था। लेकिन जो ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इसमें चार्जिंग, फुल चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, हाफ चार्जिंग, इनमें से इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो इसीलिए इसका ये जो बैटरी निकेल आयरन सेल है इसका
चार्ज का स्टेट फुल चार्ज हुआ है हाफ चार्ज हुआ है वो हमें डिटरमाइन करने के लिए उसका जो सेल का ईएमएफ को हमें ये जो सेल का ईएमएफ होता है उसी के मुताबिक हम डिटरमाइन करते हैं कि सेल कितना चार्ज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आई होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जो निकेल आयरन सेल होता है वो जब फुल चार्ज होता है तो उसका वो ईएमएफ कितना होता है 1.24 वोल्ट होता है। और जब ये देखो एवरेज इसका जो एवरेज वोल्ट डिस्चार्ज होता है वो 1.2 वोल्ट ये आपको याद रखना होगा। और देखो इलेक्ट्रोलाइट ये निकल चार्ज का फिगर है तो ऑप्शन नंबर 2 आई होगा इसका करेक्ट आंसर। इसे जो निकल आयरन सेल होता है वो ईएमएफ के मुताबिक डिसाइड करते हैं और जो लीड एसिड सेल होता है वो हम इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी के मुताबिक डिसाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आई होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ईएमएफ ऑफ ए सेल डज नॉट डिपेंड अपॉन। देखो किसी भी सेल या फिर एक से ज़्यादा सेल मिलेगा तो बैटरी होता है हम सब जानते हैं। तो किसी भी सेल या फिर बैटरी का ईएमएफ ये चार ऑप्शन में से किस पर डिपेंड नहीं करता है। मटेरियल जो इलेक्ट्रोड होता है वो कौन सा टाइप ऑफ मटेरियल के ऊपर बना हुआ है उस पर डिपेंड करता है नहीं करता है। या फिर इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। या फिर साइज और स्पेसिंग ऑफ इलेक्ट्रोड दो इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड ये इलेक्ट्रोड दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है। या फिर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका नेचर कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आंसर होगा जो हमारा सेल होता है उसका ईएमएफ हमारा ये जो स्पेसिंग एंड साइज एंड स्पेसिंग ये जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड और ये एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसका दोनों के बीच में स्पेस कितना है या फिर ये दोनों का साइज कितना है इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ही होगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी जो नेचर ऑफ मटेरियल इलेक्ट्रोड ये जो कौन सा टाइप ऑफ मेटल का होता है ये कॉपर का होगा या फिर एल्युमिनियम का होगा उस पर डिपेंड करता है। और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा टाइप ऑफ है मीन्स H2SO4 है या फिर हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है इस पर भी डिपेंड करता है। तो साइज और स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ड्रॉबैक ऑफ ए प्राइमरी सेल इज दैट। देखो हमारा जो सेल होता है वो 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। जो प्राइमरी सेल होता है इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं जिसको हम 1 टाइम यूज करते हैं मीन्स सेकेंड टाइम 1 अगर चार्ज खत्म होता है चार्ज डिस्चार्ज होता है उसके बाद हम उसको यूज नहीं करते हैं उसको फेंक मीन्स उसको दोबारा यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सेल होता है वंस अगर चार्ज खत्म होता है उसको दोबारा क्या करते हैं चार्ज करते हैं फुल चार्ज होने के बाद उसको दोबारा यूज करते हैं। तो यही होता है डिफरेंस प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल का। तो इसीलिए जो प्राइमरी सेल होता है इसका ड्रॉबैक क्या है इसमें क्या होता है ना केमिकल रिएक्शन नॉट रिवर्सिबल यही होता है ऑप्शन नंबर 1। अगर केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल होता है तो ये रिचार्जेबल होता है। लेकिन जो प्राइमरी सेल होता है ठीक से देखो जो प्राइमरी सेल होता है वो रिचार्जेबल मीन्स दोबारा हम उसको रिचार्ज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें जो केमिकल एक्शन होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है। अगर रिवर्सिबल होता है तो ये रिचार्जेबल भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 केमिकल एक्शन इज नॉट रिवर्सिबल। अगर सेकेंडरी सेल होता है तो इसमें केमिकल एक्शन रिवर्सिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो निकेल आयरन बैटरी होता है इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं। देखो जो निकेल आयरन बैटरी जिसको हम अभी डिस्कशन कर रहे थे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका लिए इलेक्ट्रोलाइट होता है इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं ना इसको हम सबमरीन में यूज करते हैं जो पानी वाटर अंडर वाटर में काम करता है। जो इंडियन नेवी के लिए जो नेवी में इसको यूज किया जाता है उसको वो पानी के अंदर ये रहता है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए सबमरीन कहते हैं। और इसमें जो बैटरी का यूज किया जाता है वो हमारा निकेल आयरन टाइप बैटरी होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमर्शियल लीड एसिड सेल हैज 15 प्लेट, द नंबर ऑफ नेगेटिव प्लेट। देखो जो हमारा बैटरी होता है उसमें नेगेटिव प्लेट जिसको हम कैथोड कहते हैं नेगेटिव प्लेट होता है जिसको हम कैथोड कहते हैं और पॉजिटिव प्लेट होता है जिसको हम एनोड कहते हैं। तो क्वेश्चन में है कितना प्लेट है 15 प्लेट मीन्स नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट दोनों को मिलाकर कितना है 15 है। तो इस कंडीशन में नेगेटिव प्लेट कितना होगा। देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे जितना भी प्लेट हो एक किसी बैटरी का कितना भी प्लेट हो नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव प्लेट से एक ज़्यादा होता है। अगर टोटल 15 प्लेट होगा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव कितना होगा 8 होगा और पॉजिटिव 7 होगा क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव में एक प्लेट ज़्यादा होता है। तो इसलिए नेगेटिव क्वेश्चन में है। तो ऑप्शन नंबर आई भी 8 प्लेट ऑप्शन नंबर आई भी द करेक्ट आंसर ये आपको याद रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।